हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 21 मई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। इसका पीडीएफ अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ओके, विद नोट्स, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले जो मेरे बगल में डाउनलोड का लिंक आएगा वहाँ से ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। सुपर साइक्लोन अम्फान का लैंडफॉल किस द्वीप पर हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पर सबसे पहले टकराया उसका सेंटर तूफान का? इसका आंसर होगा सागर द्वीप। ओके, लैंडफॉल जो है तूफान की अगर बारे में बात करेंगे, लैंडफॉल कहेंगे तो मतलब हुआ कि तूफान का जो मुख्य केंद्र है वो जमीन से कहाँ पर टकराया है। ओके, ये बात है। देखिए, द हिंदू न्यूज़पेपर में मेरे बगल में देख रहे हैं आप, रिपोर्ट में ये कहा गया है कि रीजनल मीटियोरोलॉजिकल सेंटर कोलकाता के अनुसार ये जो लैंडफॉल है तो वो 20 मई यानी कल ही 2:30 PM से 7 PM के बीच में हुआ, मतलब दोपहर बाद से इवनिंग के बीच में हुआ। तो आप मेरे बगल में सुपर साइक्लोन अम्फान का रास्ता देख रहे हैं। ओके, ये कैसे कैसे आगे बढ़ेगा। अच्छा, लैंडफॉल जो है वो कहाँ पर हुआ है? सागर आइलैंड में हुआ है। सुंदरवन का एक द्वीप है और ये पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हाटिया के बीच में ये लोकेटेड है। ओके, अच्छा, लैंडफॉल के समय इसकी जो रफ्तार थी वो 150 से 160 किलोमीटर पर आवर दर्ज की गई है। आप गूगल मैप में भी देखिए ये आइलैंड किस जगह पर है। ओके, इंडिया में ये इस जगह पर ये लोकेटेड है। ओके, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये जो सुपर साइक्लोन है आपके एग्जामिनेशन में के लिए? क्योंकि ये 1999 के बाद ये दूसरा ऐसा सुपर साइक्लोन है जो बंगाल की खाड़ी में उठा है और ये बहुत भयानक तबाही ला रहा है। और ये जो सुपर साइक्लोन है वो पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश जाएगा, फिर असम तक जाके फिर ठहर जाएगा और असम तक जाते जाते इसकी रफ्तार 56 किलोमीटर पर आवर रह जाएगी। ओके, और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि 6.5 लाख लोगों को विस्थापित किया गया है इस सुपर साइक्लोन की वजह से। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि कितने लाख लोगों को अलग ले जाना पड़ा, सुरक्षित स्थान पर ले जाना पड़ा। तो पश्चिम बंगाल के 5 लाख लोग और उड़ीसा के करीब 1.58 लाख लोगों को जो है वो सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा है। ओके, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और दोस्तों पसंद आ रहा हो लाइक बटन जोर दबाना। क्वेश्चन होगा, WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन भारत से किसे चुना गया? इसका आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। मुझे लगता है सबको पता चल गया होगा। भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो WHO की जो 34 सदस्यों की जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसका चेयरमैन उनको चुन लिया गया है। अच्छा, मैंने पहले ही आपको बताया था कि इंडिया को चेयरमैन चुना गया था, तो इंडिया में से किन को चुना गया? तो वो है डॉक्टर हर्षवर्धन। वो 22 मई को ज्वाइन कर लेंगे यानी कल ही। और किसकी जगह लेंगे वो? तो जापान के डॉक्टर हिरोकी नकतानी, उसकी जगह ये लेंगे हैं। तो इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड का काम क्या होता है? देखिए, जो हेल्थ असेंबली है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, उसने जो भी तय किया है, फैसले किए हैं, नीतियाँ बनाई हैं, उनको ठीक ढंग से पूरे सभी देशों में लागू करना ये या लागू करवाना WHO के माध्यम से, वो ये काम होता है। अच्छा, 2 ही बार मीटिंग होती है इसकी, एक जनवरी में होती है, दूसरी मीटिंग होती है मई में। तो साल में 2 ही बार होती है और बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं करना होता है, तो इसलिए वो डॉक्टर हर्षवर्धन जो है इंडिया में स्वास्थ्य मंत्री भी बने रहेंगे और वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी बने रहेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 की वजह से जो अर्थव्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है पूरी दुनिया की, उसको लेकर क्वेश्चन होगा, कोविड-19 की वजह से खुद की अर्थव्यवस्था को आर्थिक मंदी की चपेट में घोषित करने वाला दुनिया का पहला विकसित देश कौन सा है? वैसे तो दुनिया का पहला देश है ये कोविड-19 की वजह से, लेकिन अगर बात करेंगे विकसित देशों में भी तो पहला है। आंसर होगा जापान। ओके, देखिए, इससे पहले भी वो 2015 में भी वहाँ पर रिसेशन आ चुका है, मंदी आ चुकी है और अभी फिर वो वहाँ पर रिसेशन का माहौल है। तो आप आंकड़ा देख रहे हो मेरे बगल में डेटा। देखिए, 2019 के जो 4th क्वार्टर में यहाँ पर -6.4 के आसपास जो है वो GDP ग्रोथ रेट रह गया था और अभी के क्वार्टर में यानी जनवरी टू मार्च के क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में ये ग्रोथ रेट जो है -3.4% रह गया। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जापान जो है वो ऐसा पहला देश है जो कि रिसेशन में चला गया है। रिसेशन मतलब मंदी में। तो आंकड़ा को देखकर आपको पता चलेगा कि दुनिया में जो 2008-9 में मंदी आई थी, उसके बाद से जापान की इकॉनमी जो है वो उतार चढ़ाव लगातार चल रहा है और उबर नहीं पाया
कभी माइनस में चला जाता है, -18 तक जा चुका है एक समय। तो आप देख रहे हो आंकड़ा, BBC का ये आंकड़ा है। ओके, और 2015 में तो रिसेशन आ चुका था, तो अब फिर ये स्थिति आ गई है। ओके, और आपको बता दूं कि जो GDP के मामले में, यानी नॉमिनल GDP के मामले में जापान जो है दुनिया में तीसरे स्थान पर आता है। यहाँ $5 ट्रिलियन की GDP है। और इंडिया का स्थान क्या है? 5वें स्थान पर है। इंडिया का जो GDP है वो $2.9 ट्रिलियन का है। तो रिसेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, जब इकॉनमी जो है वो नेगेटिव ग्रोथ लंबे समय तक होती चली जाती है, माइनस में, तो इसको रिसेशन कहते हैं, मंदी कहते हैं। जब भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, GDP का जो ग्रोथ है वो लगातार 2 क्वार्टर में नेगेटिव में चला जाए तो उसको मंदी कहते हैं। ओके, हालांकि ये कोई सटीक परिभाषा नहीं है कि एकदम यही परिभाषा हो कि 2 क्वार्टर में चला जाए माइनस में तो उसको मंदी कहेंगे, लेकिन ये माना जाता है। ओके, तो जापान में क्या समस्या है, क्यों ये मंदी देखने को मिला है? अच्छा, कोरोना तो आया है जनवरी में, यानी दिसंबर में डिटेक्ट हुआ चाइना में, और जनवरी से पूरी दुनिया में इसका इफेक्ट शुरू हुआ है। तो फिर ये 2019 के लास्ट क्वार्टर में क्यों ऐसा, लास्ट तिमाही में क्यों इसका GDP माइनस में दिख रहा है? देखिए, जापान में वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ ऐसा रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि उस देश में सेल्स टैक्स को बढ़ा दिया गया था, 8% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया। तो उससे चीज़ें महंगी हुई और परचेजिंग पावर लोगों की थोड़ी सी कम हुई। तो इस वजह से लोगों ने जो खरीदना कम कर दिया और फिर GDP जो है वो लगातार नीचे चलती चली गई। ओके, अच्छा, इंडिया का भी हम देख रहे हैं कि जो GDP है, भारत का जो ग्रोथ रेट है, ओके, तो वो अगर आप देखें तो पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार डाउन होता चला जा रहा था। कहाँ 8% थे, फिर नीचे 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 जा रहे थे। तो पहले से ही पूरी दुनिया जो है ना, उसकी इकॉनमी पूरी दुनिया की सही नहीं चल रही थी। तो दुनिया की जो इकॉनमी है वो पिछले कई महीनों से जो है वो डवाडोल चल रही थी। और अभी कोरोना ने जो दस्तक दी जनवरी के बाद, उससे तो एक तरह से एकदम खराब हालत हो गई। तो ये असर देखने को मिला है। और सबसे ज़्यादा जापान को क्यों देखने को मिल रहा है ये स्थिति? देखिए, निर्यात आधारित देश है, इसकी वजह से उसको ये देखने को मिल रहा है। जापान का जो सप्लाई चेन है वो काफ़ी हद तक चीन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। और अभी दोनों देशों में सप्लाई चेन एक तरह से थोड़ा सा रुका हुआ है, उसकी वजह से जो है वो जापान पे स्थिति गड़बड़ है। अच्छा, जापान ने जो है पूरे देश में लॉकडाउन घोषित नहीं किया, जैसे इंडिया में लॉकडाउन है पूरी तरीके से पिछले कई लंबे वक्त से, हम लोग मार्च 25 के आसपास से देख रहे हैं लगातार, तो वहाँ नहीं है। हालांकि कुछ जगहों पर इमरजेंसी घोषित है, लेकिन लोग वहाँ निकल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ जो है संकट है। तो इसका इफेक्ट दुनिया पर क्या होगा, भारत पर क्या होगा? तो देखिए, ये माना जा रहा है कि जापान में जो इम्पैक्ट हुआ है उसका असर सीधे सबसे पहले जर्मनी और फ्रांस में देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ भी जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव की ओर जा रहा है, ग्रोथ रेट GDP का। ओके, और इंडिया के बारे में तो कई सारी एजेंसी कह चुकी हैं कि 0% जो है GDP ग्रोथ होगा, और कुछ तो अब उसको माइनस में कह रही हैं कई सारी एजेंसियाँ। तो आगे देखने को मिलेगा कि क्या स्थिति होगी। और आपको बता दूं कि जापान जो है वो सबसे ज़्यादा जो है कोरोना राहत पैकेज देने वाला ऐसा देश है। अपनी GDP का 20% उसने पैकेज दिया है। कितना? $1 ट्रिलियन का। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ल्ड बैंक ने कोविड-19 की वजह से दुनिया में कितने करोड़ लोगों के बेहद गरीब यानी एक्सट्रीम पॉवर्टी होने का अनुमान लगाया है? यहाँ सिर्फ गरीब की बात नहीं हो रही, गरीब से भी नीचे। इसका आंसर होगा 6 करोड़ लोग। वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि कोरोना की वजह से दुनिया भर में भयानक गरीबी आने वाली है। वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास, तो उन्होंने 19 मई को ये कहा कि कोविड-19 ने विकासशील देशों को तबाह कर दिया है। कोरोना की वजह से दुनिया भर में ये स्थिति खराब होगी, बेकारी होगी, रोजगार जाएंगे और गरीबी रेखा से नीचे लोग चले जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मेजर जनरल कश्मीरी लाल रतन का निधन हुआ है 16 मई 2020 को, तो उन्हें किस युद्ध के लिए महावीर चक्र मिला था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन तो अक्सर एग्जामिनेशन में आते हैं, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो। आंसर होगा भारत पाकिस्तान युद्ध 1971। ठीक है, ये 1971 वाला जो युद्ध है वो उसमें
इंडिया ने एक तरह से ईस्ट पाकिस्तान को यानी पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में बनाने में जो है काम किया था, भूमिका निभाई थी। ओके, लेकिन उस समय जो युद्ध है वो सिर्फ पूर्वी पाकिस्तान की ओर ही नहीं चल रहा था, बल्कि पश्चिमी पाकिस्तान की ओर भी चल रहा था। जैसे कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। तो उस समय भारत के 150 यानी 150 जाबाज जवानों ने पाकिस्तान के ओर से जो 5000 से ज़्यादा सैनिकों का हमला था उसको नाकाम कर दिया था। और उस समय लेफ्टिनेंट कर्नल थे कश्मीरी लाल रतन, तो उन्हीं की अगुवाई में ये सब काम हो रहा था। और इसी जंग के लिए, पुंछ में जो जंग लड़ी गई थी जम्मू कश्मीर के, तो उसके लिए महावीर चक्र से उनको नवाजा गया था। उनकी बटालियन थी 6 सिख बटालियन, जिसको वो लीड कर रहे थे। उनकी बटालियन को भी बहुत सारे अवार्ड मिले थे। बाद में जब सेना से रिटायर हुए तो मेजर जनरल पद पर वो उस वक्त थे। तो उनका निधन हुआ है 16 मई 2020 को नोएडा में, उन्होंने आखिरी सांस ली। अगला क्वेश्चन है, भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 21 मई। ओके, आतंकवाद एक इम्पॉर्टेंट बात है, हजारों लोगों की जान दुनिया में जाती है, लाखों लोगों को कह लीजिए। और भारत में ये क्यों मनाया जाता है इसी दिन? क्योंकि इसी तारीख को 21 मई 1991 को यानी 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। कहाँ पर? तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में। ओके, तो उनकी हत्या के बाद से 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2020 का जनवरी टू अप्रैल करंट अफेयर्स अवेलेबल है विद नोट्स एमसीक्यू के रूप में। इसके अलावा 2019 का भी टोटल पूरे साल का करंट अफेयर्स पीडीएफ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। डिस्क्रिप्शन देख लेना आप। क्वेश्चन होगा, संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी यानी UNRWA, इंग्लिश में कहते हैं इसे यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, तो उसको भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए कितनी आर्थिक मदद की है? इसका आंसर होगा $20 लाख। ये लगभग 15 करोड़ 14 लाख रुपए के आसपास का ये होता है। ओके, भारत की ओर से ये राशि जो है 18 मई को दी गई है। यूनाइटेड नेशंस का एक जो है वो एजेंसी है, वो वहाँ पर राहत काम कर रही है, तो इंडिया ने एक मदद की है। अगला क्वेश्चन होगा, किस भारतीय वाइस एडमिरल को अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 से नवाजा गया है? ये अवार्ड मिला है। आंसर होगा विनय वधवार। ओके, 18 मई को उनको मिला है। इंडियन हाइड्रोग्राफी और इंडियन ओशन क्षेत्र में उनके जो काम है उसको लेकर। हाइड्रोग्राफी का मतलब होता है जल सर्वेक्षण। ओके, जल सर्वेक्षण। तो ये अवार्ड दिया गया है, यूके की संस्था है उसके द्वारा। ओके, तो इंडियन नेवी की बात हो रही है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इस वक्त कौन है? नेवी चीफ कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक बुक है इंपॉर्टेंट, होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स। तो उसके लेखक कौन है जिन्होंने 86 बर्थडे पर अपनी ई बुक लॉन्च की है? आंसर होगा रस्किन बॉन्ड, बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं इंडिया के। और 19 मई को उन्होंने ये बुक लॉन्च की है, ई बुक है, मसूरी में रहते हैं वो। ओके, तो इस बुक में उन्होंने अपने बचपन में जो उन्होंने यात्राएं की थी नाव से, रेलगाड़ी से और विमान से, तो उसके यादगार पल उन्होंने लिखे हैं, इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 20 मई। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र आम सभा के द्वारा ये घोषित है, 2017 में ही ये घोषित किया गया था ये दिवस 20 मई को। और मधुमक्खियाँ जो हैं वो अपने इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। ओके, आगे भी करंट अफेयर्स है लेकिन उसको कल लेंगे। जैसे कि लद्दाख में इंडिया और चाइना के जो सैनिक हैं वो आमने सामने आ गए हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तनाव है, वहाँ एक झील के पास में, तो उस पर भी बात करेंगे कल। ओके, और अब आज जो आपने देखा करंट अफेयर्स उसका PDF अवेलेबल हो गया है। मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक है वहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिए, या आप इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी नीचे से आप डाउनलोड कर सकते हैं उसका PDF। ओके, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।